हम चुंबकत्व के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत चुंबकीय बल रेखाएं, उसके गुण और इसमें निहित अन्य परिभाषाओं को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। कि जैसे कि आपने 10वीं में चुंबकत्व पढ़ा होगा, उसमें काफी परिभाषाएं आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, परंतु यहाँ पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक परिभाषाएं हमेशा पूछी जाती है, जो है चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से स्टार्ट होती है और एस ध्रुव तक जाती है, इस प्रकार से। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इस प्रकार से। ये चुंबकीय अक्ष है, ये दो बल रेखाएं कभी किसी बिंदु पर नहीं काटती है। पुनः मैं बोल रहा हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा प्रदर्शित करती है। इस चित्र को आपको बनाना पड़ेगा। उसके पश्चात इसके 3 गुण आपको लिखना होगा, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा, और उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। तत्पश्चात इसके 3 गुण कम से कम लिखेंगे। पहला गुण यह होगा कि इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा होगा, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर वक्र बनाती है। तीसरा हम यहां पर देख सकते हैं कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। इस बिंदु को हम यहां पर अंडरलाइन करेंगे। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं 12वीं में, चुंबकीय बल रेखा से क्या समझते हो, इसके 3 गुण बताइए और बताइए कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो नहीं काटने का कारण क्या है? 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पर दोनों वक्रों में स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होती है, जो कि चुंबक के लिए असंभव है। चौथा गुण इसकी यह है कि ये बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। डोरी को हम बांध दें यहां पर और उसको खींचें, हिलाएं, तो ये डोरी जो है सिकुड़ने का प्रयास करती है। आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा हिलाएंगे, डोरी को ऐसे खींचकर लंबा रहता है, जब हिलाएंगे तो सिकुड़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब हम देखेंगे यहां पर कुछ परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं आपको पूछी जाती है। मैग्नेटिज्म में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व पैदा हो जाती है। इसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लेटिनम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन गैसों में इत्यादि। इसके भी हम गुण देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषाएं हमने लिखी, जो बातें हमने परिभाषा के रूप में कही उसको आपको लिखना होगा। दूसरा, कम से कम इसका 2 गुण आपको देखना होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर हम एक प्याले में लें, इस प्रकार से, ये प्याला है, इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ को लेते हैं और इसमें हम तीव्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। ये प्याला है, प्याला पे हम चुंबकीय पदार्थ ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि
चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। यहां पर तीव्र लिख दीजिए, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तब क्या होता है इसमें देख लीजिए, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को प्याले में लेकर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ एक जगह इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है। यह पहला गुण है। दूसरा गुण मैं इसी में बताऊंगा। प्याले में हम चुंबकीय पदार्थ को लिए हैं और यहां पर हम, जैसे कि यहां पर लिखा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र हम लगा रहे हैं, यहां पर हम निम्न चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो घटना क्या घटती है, यहां पर लिख देंगे हम निम्न चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा। तब क्या होता है वो देखिए, ये चुंबकीय जो पदार्थ है, हमने प्याले में लिया है चुंबकीय पदार्थों को, ये चुंबकीय पदार्थ जो है दो भागों में इस प्रकार से बट जाती है। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये जो गुण है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहां पर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, जैसे चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार से एक जगह इकट्ठा होता है। दूसरा गुण मैंने बता दिया कि निम्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ जो है इस प्रकार से, चित्र को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा और चाहो तो इसका थ्योरी आप देख करके आप लिख भी सकते हो। तीसरी बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, इसका गुण, यदि यू नली में हम चुंबकीय पदार्थों को लें, ये यू नली है, यू कहते ही पता चल जाएगा कि आपको यू आकार का एक पात्र बनाना है और इस यू नली में हम चुंबकीय पदार्थ को यहां पर भर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना मतलब यहां पर दिखाई देना चाहिए आपको स्पष्ट रूप से, एन और एस लिख दीजिए। तो ये दो ध्रुव आपको साबित करता है कि यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया है। यहां पर तीव्र और निम्न से मतलब नहीं है। जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे कि ये जो यू नली के में जो अनुचुंबकीय पदार्थ जो भरे हैं वो जो है इसका तल ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा। कब जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे तब। इस प्रकार से तीन गुण देख लीजिए, चित्र के माध्यम से इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। मैंने आपको परिभाषा बताया। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण आपको लिखना है, जैसे प्लेटिनम है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है इत्यादि। इसके गुणों में इस प्रकार से हम तीन गुण बना सकते हैं चित्रों के माध्यम से। चित्र बना देने से ही काफी स्पष्ट हो जाता है इसके जो गुण है। अगला जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हम अगला परिभाषा देखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके कोई दो उदाहरण लिखिए तथा इसके कोई तीन गुण भी लिखिए। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विपरीत दिशा में, याद रखिएगा ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है,
विपरीत दिशा में कम मात्रा में चुंबकत्व प्राप्त होता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विपरीत दिशा में कम मात्रा में चुंबकत्व प्राप्त होता है। इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण हम लिखेंगे, बिस्मथ, एंटीमनी है, सोना इत्यादि जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब इसके गुण देखेंगे। गुण वैसे ही है जैसे कि यहां पर प्रति, उसमें लिखा था अनुचुंबकीय, यहां पर लिखा है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का यहां पर जस्ट उल्टा है। गुण में पहला गुण वहां पर क्या लिखे थे, याद करिए। एक प्याले में आप प्रति चुंबकीय पदार्थ लीजिए, याद रखिए वहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ लिए थे, अभी आप क्या लेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और यहां पर आप तीव्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, NS लिखना बहुत जरूरी। ये संकेत है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है। तब क्या होगा, यहां पर तीव्र लिखेंगे आप, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र। तब क्या होगा घटना, पहली घटना क्या घटी थी अनुचुंबकीय में, एक जगह इस प्रकार से इकट्ठा हुआ था। ये प्रति है मतलब जस्ट उसका उल्टा है, इसका मतलब यह है ये जो है दो भाग में इस प्रकार से बट जाएगा। देखिए एक याद हो गया, मतलब दूसरे को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, यहां पर किसी चीज को मैंने प्याले में लिया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, और यहां पर मैं जो है निम्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कराऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहा कि इस प्रकार से NS लिखना बहुत जरूरी। यहां पर लिख लीजिए निम्न चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा। तब क्या होती है, उल्टा होना चाहिए, मतलब ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो इस प्रकार से ऐसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद मैंने बताया था तीसरा गुण, मैंने बताया था यूनली वाला। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यूनली में लीजिए, वहां पर भी आप अनुचुंबकीय पदार्थ को यूनली में लिया था। यू आकार का एक नली जिसे हम यू नली कहेंगे, इस यू नली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भर देंगे, डालेंगे इसमें इस प्रकार से। अब इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित कीजिए, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। अभी विद्युत क्षेत्र नहीं चल रहा है, अभी चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है इस प्रकार से। तब क्या घटना घटती है, उसमें क्या हुआ था आपको याद आ रहा होगा, इसके जो तल है वो ऊपर उठ गया था। इसमें क्या होता है, इसका जो तल है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। पुनः परिभाषा बता दूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विपरीत दिशा में कम मात्रा में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है बिस्मथ हमने देखा, एंटीमनी, सोना इत्यादि। अब अगली परिभाषा है लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान से इसका नोट्स बनाइएगा अपने घरों में। यहां पर आपको केवल हिंट मिल सकता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा इंपॉर्टेंट है। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह माने लोहा, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर से मैं परिभाषा को बोल दूं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं, इसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है, लौह माने लोहा, लोहा को ले सकते हैं, कोबाल्ट है, निकल है, इस्पात है, ये सभी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इनके भी हम गुण लिखेंगे। ये दुर्बल चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। समांतर मतलब इस प्रकार से ऐसे। तीसरा, इसमें स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में कैसे आएंगे। या तो इन तीनों की परिभाषाएं आपको पूछी जा सकती है उदाहरण से समझाने के लिए, या फिर आपको तीनों में तुलना करने के लिए दिया जा सकता है। तो तीनों का तुलना आप कैसे करेंगे? तीनों का मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों की तुलना आप करेंगे। तो याद इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो तीनों की अलग अलग परिभाषाएं और गुण लिख लीजिए उदाहरण से ही, या फिर इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। इस प्रकार से टेबुलर बना लीजिए। टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से तुलना कर लीजिए। यहां पर लिख लीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ, यहां पर लिख लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहां पर लिख लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ। यहां पर आप पहला नंबर दे दीजिए। पहले नंबर में आप पहले की परिभाषा लिख दीजिए, अर्थात किसकी आप लिखेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ के, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसकी परिभाषा लिख दीजिए। दूसरे नंबर में आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिख दीजिए। फिर यहां पर लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों की आप नंबर 1 में, पहले नंबर में परिभाषाएं लिख लीजिए। परिभाषा क्या बताया था मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ का? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्षीण माने अल्प चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, ये मैंने यहां पर बताया। प्रतिचुंबकित पदार्थ में मैंने क्या बताया था? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विपरीत दिशा में कम मात्रा में चुंबकत्व प्राप्त होता है। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाता है। दूसरा नंबर में आप तीनों की उदाहरण दे दीजिए। दूसरा नंबर में आप तीनों का उदाहरण, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या दिया था मैंने? प्लेटिनम, फिर मैंने दिया था मैंगनीज, ठीक उसी प्रकार से प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण मैंने दिया था आपको बिस्मथ, फिर मैंने दे दिया था आपको एंटीमनी, ये तत्वों के नाम हैं। ठीक लौह चुंबकीय पदार्थ के जो उदाहरण हैं, जैसे लोहा बताया था मैंने, कोबाल्ट बताया था, इस प्रकार से। तो ये दो अंतर इसमें टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाता है। पहले बिंदु पर आप परिभाषाएं तीनों का लिख दीजिए, दूसरा बिंदु पर तीनों का अलग अलग उदाहरण लिख दीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगला आप गुणों को लिख लीजिए, जो गुण है ना। प्याले पर अनुचुंबकीय पदार्थ को रखने पर, तीव्र क्षेत्र स्थापित करने पर वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यहां पर क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। चित्र बना दीजिए तीनों का। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये दुर्बल चुंबक को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में इसका तीनों की तुलना दी गई है। अब इसी में एक और पूछा जाता है, चूंकि चुंबक लोहे से बनाया जा सकता है, तो एक प्रश्न पूछा गया है
नर्म लोहा और स्टील में अंतर। यहां पर उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे नर्म लोहा, यहां पर लिखेंगे स्टील। स्टील को फौलाद भी कहते हैं, याद रखना। कभी कभी शब्द अगर बदल जाएं, फौलाद लिखी जाए, तो ये मत समझना कि ये क्या चीज है। अब इसमें अंतर हम लिखना चाहते हैं, यहां पर क्रमांक दे दीजिए। क्रमांक में 1 पहला नंबर। ये दोनों में अंतर हम समझना चाहते हैं या दोनों की तुलना करना चाहते हैं। नर्म लोहे की ओर लिख सकते हैं, इनकी धारणशीलता कम होती है। इधर आप लिख सकते हो, इनकी धारणशीलता अधिक होती है। धारणशीलता का मतलब इनमें धारण करने, जैसे चुंबकत्व, नर्म लोहे में बहुत कम होता है चुंबकत्व का गुण। कुछ क्षण पश्चात इनकी जो चुंबकत्व का गुण होता है वो निकल जाती है। लेकिन स्टील में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो काफी देर तक रहता है। तो पहला बिंदु क्या हुआ, फिर से इनकी धारणशीलता कम होती है। यहां पर क्या लिखोगे, इनकी धारणशीलता अधिक होती है। दूसरा नंबर में यहां पर आप लिख सकते हैं, इनमें शैथिल्य हानि कम होती है। यहां पर आप लिख सकते हैं, इसकी शैथिल्य हानि अधिक होती है। तीसरा नंबर में दे सकते हैं, यहां पर तीसरा बिंदु है, इनसे बना चुंबक अस्थायी होता है और इनसे बना चुंबक जो होता है स्थायी होता है। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, ऐसे चुंबक जिसकी चुंबकत्व बहुत कम समय के लिए होता है, और ऐसे चुंबक जिसका चुंबकत्व काफी देर तक रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक। तो इस प्रकार से नर्म लोहा और स्टील में भी अंतर, या कभी कभी इसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उन प्रश्नों का उत्तर आप जो है इनके माध्यम से आप दे सकते हो। चाहे आप इसको परिभाषा रूप लिखें, चाहे इसको टेबुलर फॉर्म में, इन दोनों का अंतर लिखें। अब थोड़ा सा इस चुंबकत्व में एक और टॉपिक रह गया है, इसको मैं बताऊंगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ये टॉपिक है, इसको हमको सिद्ध करना है। पिछले साल शायद ऊर्जा पूछा गया था, अभी हमको चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य को हमको सिद्ध करना है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, इसको पूछा जाता है। माना कि M चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक की, हम यहां पर चूंकि चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर माना कि चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण M है, कैपिटल M, और दंड चुंबक की तीव्रता, दंड चुंबक की तीव्रता B है। दोनों एक समान क्षेत्र पे रखा गया है, ये दोनों चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक समान क्षेत्र में रखा गया है। दोनों एक समान क्षेत्र, एक समान क्षेत्र मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदैव एक समान होता है।
ठीक है, या शून्य होता है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहां पर M और B के बीच का कोण, दोनों एक समान क्षेत्र है, दोनों में एक समान क्षेत्र है, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। दोनों के बीच के कोण क्या है? थीटा है। तो चुंबक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, चुंबक पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, इसको हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे। देखिए चुंबकीय आघूर्ण M है, दंड चुंबक की तीव्रता B है, और दोनों पर एक समान क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तब चुंबक पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसको हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे। T जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मोल्ड करेंगे। टाउ इक्वल टू MB, कैपिटल M है, साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। इसके बाद यदि चुंबक को अल्प घुमाए मतलब डी थीटा कोण से हम घुमाते हैं चुंबक को, जैसे कि हमने टाइटल दिया है चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। तो चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने पर किया गया कार्य हमने अल्प कोण से घुमाया है, तो कार्य भी कम होगा, जिसे हम dw से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये समीकरण 2 होंगे। चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने पर किया गया कार्य dw होगा, और dw इक्वल टू क्या हो जाएंगे? टाउ डी थीटा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से टाउ का मान यहां पर रख देंगे, यहां पर लिखेंगे मिटा करके। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से dw इक्वल टू समीकरण 1 और समीकरण 2 से dw दैट इज इक्वल टाउ डी थीटा। टाउ का वैल्यू हम यहां पर रख देंगे mb साइन थीटा डी थीटा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। पक्षों का समाकलन करने पर यहां पर dw का जो समाकलन है वो w होगा, और इसको हम निश्चित समाकलन करेंगे 0 से लेकर थीटा तक, mb साइन थीटा
डी थीटा। ये नियतांक है, बाहर निकल जाएंगे। एम बी 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। एम बी साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर थीटा। यहां पर हम लिख सकते हैं कि समाकलन ऑफ साइन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। चूंकि अब हम यहां पर क्या करते हैं, निश्चित समाकलन हल कर रहे हैं। एम बी माइनस कॉस थीटा, एक बार थीटा का मान रख देंगे, यहां पर माइनस होता है सूत्र का, और चूंकि ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा कॉस 0, इस प्रकार से। अब हम यहां पर आगे बढ़े। W हम किया गया कार्य की गणना कर रहे हैं। W दैट इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0। कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, चूंकि कॉस 0 इक्वल टू 1। इसको हम इस प्रकार से पुनः लिख सकते हैं, W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों, यही जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए इसे बार बार आपको अभ्यास करनी है। आज हमने जो बिंदुएं लिए थे वो आज पूर्ण होता है। धन्यवाद।